लास्ट क्लास में आर्किटेक्चर का जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि वन टाइम आप कंप्लीट आर्किटेक्चर को नहीं पढ़ सकते, तो हमें उसे हायरार्की में डिवाइड करना पड़ेगा। और हायरार्की में जब आप डिवाइड करोगे तो उस केस के अंदर किसी भी हायरार्की के टॉप लेवल पे जब जाओगे तो 4 मेन फंक्शंस आपके होते हैं: डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट और कंट्रोल। ठीक है, आप किसी भी टाइप के डेटा को लेके सिर्फ 4 ही तरह का एक्टिविटी कर सकते हो मेजरली। ठीक है, इनको फर्दर आप भले ही और डिवाइड कर दो, बट दीज आर द मेजर कैटेगरीज। ये मैन है आपके लिए। आवाज आ रहा है पीछे तक? डेटा मूवमेंट, ये डेटा स्टोरेज है, ये डेटा मूवमेंट और ये कंट्रोल है। मूव करना, डेटा मूव लिख दो, पूरा मैंने मूवमेंट लिख दिया। डेटा मूव लिख दो चाहे तो। ठीक है, लिख लिया? देखो, इन चारों का बस एक शॉर्ट इंट्रो मैं यहां दे देता हूं, फिर इन्हीं को अपन डिटेल से कंपोनेंट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। यही चार कंपोनेंट है आपके, जिससे आपके कंप्यूटर का बाद में स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो अगर आप डेटा की प्रोसेसिंग की बात करते हो तो सिंपल सा मतलब हमारे लिए क्या हुआ कि जो भी डेटा आप इनपुट में देते हो वो क्या होता है? रो डेटा होता है। अरे रो डेटा से ही तो इन्फॉर्मेशन बनाना है। एट द एंड जो हमने डेटाबेस में डिस्कस किया था वो यहाँ हो रहा है। यहाँ डेटा का मतलब 0 1 है। तो आपने जो भी रो डेटा दिया है उसको हमें क्या करना है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो डेटा का प्रोसेसिंग कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग? ALU। ठीक है, बेसिकली ALU जो होता है वो डेटा की प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। CPU में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अभी हम CPU की बात ना करके हम मेन कंपोनेंट्स की बातें कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे डेटा की प्रोसेसिंग कर रही है, इट मींस मैं डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं। मैं डेटा को जोड़ना चाह रहा हूं, घटाना चाह रहा हूं, इस तरह के ऑपरेशन ही तो हुए। तो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो सारे के सारे ऑपरेशन कहां काउंट होंगे? डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। तो डेटा पे आप किसी भी टाइप का ऑपरेशन कर रहे हो तभी तो प्रोसेसिंग होगी। अरे आपने 2 नंबर दिए, अब उन 2 नंबरों का अचार डालोगे क्या मेमोरी में रख के? क्या करना है उनका? उनको जोड़ना है, घटाना, कुछ तो करना होगा। तो इट मींस आप उनके साथ कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। और डेटा के साथ अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो कौन करता है? वो ALU होते हैं। तो मतलब एक कंपोनेंट हमें ऐसा चाहिए ना जो डेटा की प्रोसेसिंग करे सिर्फ, तो उसी को हम कहते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सबके बारे में भी डिटेल से तो लिखवा दूंगा। और इतना तो सर ने आपको फंडामेंटल पढ़ा ही रखा है। अरे कंप्यूटर फंडामेंटल तो पढ़ रखा है ना, अब उनमें क्या मैं इनके फुल फॉर्म पढ़ाने बैठूं? फिर भी लिखवाऊंगा सबको, टेंशन ना लो। देखो, मैं पहले आपके माइंड में पूरा थॉट डाल देता हूं कि हम पढ़ने वाले क्या है। ये मेजर कैटेगरीज है। तो सबसे पहले क्या समझ में आया कि डेटा हमारे पास आया, उस पर अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा कंपोनेंट? ALU। तो ALU का काम होगा कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना। फिर आपका आएगा डेटा का स्टोरेज। अब ये हमें भी पता है कि बिना डेटा को स्टोर किए आप कोई प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकते। डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा तभी तो हम उस पर प्रोसेस कर पाएंगे। तो डेटा को आप स्टोर करने के लिए क्या लोगे? अब डेटा स्टोरेज है तो डेटा को स्टोर करने के भी 2 तरीके। आप डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना चाह रहे हो या परमानेंट करना चाह रहे हो? ठीक है, तो डेटा को आप स्टोर तो कर रहे हो, नो डाउट, क्योंकि बिना स्टोर किए कुछ भी नहीं हो सकता। कंप्यूटर में अगर कोई भी डेटा स्टोर नहीं तो प्रोसेस नहीं, भूल जाना कुछ हो पाएगा। मतलब ये तो तुम्हारे दिमाग की सी बात है, किसी में दिमाग ही नहीं है ना। दिमाग ही नहीं है तो काम कैसे करोगे? सब कुछ यहीं से तो होता है। तो यही कह रहे डेटा को स्टोर करना है तो या तो टेम्परेरी स्टोर होगा या परमानेंट स्टोर होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना है तो कहां करोगे? डेटा को मुझे टेम्परेरी स्टोर करना है तो कहां करोगे? आइदर मैन मेमोरी और रजिस्टर, दोनों का काम होता है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करवाना। बस 2 ही जगह है जहां डेटा टेम्परेरी जाएगा, या तो आपका डेटा रजिस्टर में जाएगा या आपका मैन मेमोरी में जाएगा।
ठीक है, दोनों का ही काम क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर करना, और परमानेंट के लिए सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेस बनी ही है आपके पास में। आप हार्ड डिस्क का यूज ले लो या फिर एसएसडी का यूज कर लो, जो भी लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करने का मीनिंग आपके लिए दो रहा, या तो आप टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब आपको ही पता है कि कोई भी कैलकुलेशन जब हमारा कंप्यूटर करता है तो बड़ा कैलकुलेशन होता है, वन टाइम नहीं हो सकता, तो उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना ही होता है, प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, इंस्ट्रक्शन को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो ये चीजें जब स्टोर होंगी, या तो कुछ देर के लिए रहेंगी और हट जाएंगी, या फिर परमानेंटली रहेंगी। तो दो तरह से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तीसरा आपके पास में आ गया डेटा का मूवमेंट। डेटा के मूवमेंट या मूव का मतलब क्या है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो सीपीयू से डेटा मैन मेमोरी के पास आएगा, सीपीयू से डेटा आईओ के पास आएगा, आईओ से डेटा मैन मेमोरी के पास आएगा। तो उनको ट्रांसफर करने के लिए, मूवमेंट करवाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए, और उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, बस। बिना बस के कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस अपने आप में जो काम करता है वो सबसे अहम काम करता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। इसमें भी दो बातें, अब आप डेटा के मूवमेंट की भी बात कर रहे हो, तो आप या तो डेटा को इंटरनली मूव की बात करवा रहे हो, या आप एक्सटर्नली मूव की बात करवा रहे हो। ठीक है, तो जब आप डेटा को इंटरनली मूव करवा रहे हो, मतलब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाएगी, तो उसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड बस, जो हम पढ़ेंगे डिटेल से। और अब आप कह रहे हो कि नहीं, हमें तो कंप्यूटर के बाहर भेजना है, हाँ, तो देन यू कैन यूज नेटवर्किंग, दैट्स योर कम्युनिकेशन। अगर आपका कंप्यूटर एक जगह से बाहर जाएगा, डेटा कंप्यूटर से बाहर जाएगा, तो किसका यूज लोगे, डेटा कम्युनिकेशन का। तो यहां फिर आप यूज लोगे आपके नेटवर्किंग का। ठीक है, जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे लेके जाने का काम कर रहा है, ले तो बाहर ही जा रहा है ना। ठीक है, और सबसे मेन चौथा आपके पास आता है कंट्रोल करना, कि अब जो भी आपका डेटा है उस पर आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, कहां पता चलेगा, कब करना है, डेटा कहां रखा हुआ है, एड्रेस कहां रखा हुआ है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एक डिवाइस चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल यूनिट, यही तो होता है आपका सीयू। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, किसको कंट्रोल करेंगे, ऑपरेशन को, ठीक है, और डेटा को। डेटा मतलब डेटा का एड्रेस जो भी है, तो डेटा का एड्रेस कहां है, कैसे उसको लेके आओगे, कौन सा उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इन सब का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल का पास होता है, और वो कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट यानी सी। अरे ये तो आप खुद भी सोचो ना, जिस देखो मैं आपको सच में आर्किटेक्चर पढ़ा रहा हूं, मैं सीधा नहीं बता रहा कि कंप्यूटर के ये कंपोनेंट्स होते हैं, मैं तो ये बता रहा हूं आपका काम क्या है, कंप्यूटर को इनपुट देना और आउटपुट लेना। तो इनपुट में जब आप दोगे और आउटपुट जब आएगा, उसके दौरान डेटा के साथ क्या क्या होगा, तो जो डेटा के साथ होगा वही कंपोनेंट बन जाएगा। तो डेटा पे कैलकुलेशन करना है तो कोई ना कोई कंपोनेंट चाहिए, डेटा को स्टोर करना है तो कोई ना कोई कंपोनेंट चाहिए, डेटा का मूव करवाना इधर उधर तो कंपोनेंट चाहिए, और डेटा को कंट्रोल करना है तो भी आपको कोई ना कोई कंपोनेंट चाहिए। तो इन्हीं कंपोनेंट से लेके आपका फाइनली कंप्यूटर डिजाइन होने वाला है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब आपको पता है, बस मैं एक रूपरेखा बना रहा हूं, एक आउटलाइन बना रहा हूं, धीरे धीरे आपके दिमाग में हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है। ठीक है, इसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश का लफड़ा ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, तो इतना क्लिक हो गया कि अगर हम फिर से मैं बोल देता हूं, अगर हमें डेटा के किसी भी टाइप के फंक्शन की बात करनी है, तो डेटा पे कितने टाइप के फंक्शन परफॉर्म होंगे, चार, बस पांचवा कोई फंक्शन नहीं है, याद रखना। ठीक है, लिख लिया, चलो। अब इन्हीं फंक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे कंप्यूटर का एक कंपोनेंट वाइज स्ट्रक्चर प्लान किया, है ना। चलो आगे।
बिल्कुल। देखो अब हमारे कंप्यूटर का हम एक स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, एक ऑरल व्यू से, कि अब अगर आपको बोला जाए कि आपको आपके कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें मैन कितने कंपोनेंट्स होंगे, हाउ मेनी मैन कंपोनेंट्स आर देयर। ठीक है, तो हम यहां फिर से कहेंगे कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर। ठीक है, तो मैनली आपके कंप्यूटर के 4 मैन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसमें से पहला कंपोनेंट जिसे आप बोलते हो सीपीयू। अब ठीक है, अब हम आपके हिसाब से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला मैन कंपोनेंट आपके पास आएगा सीपीयू, दूसरा आपके पास आएगा मेमोरी, तीसरा आपके पास आएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, और चौथा आपके पास आएगा इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर के मैन स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाह रहे हो तो हमने बोल दिया कि जो भी हमारा कंप्यूटर का मैन स्ट्रक्चर्स होगा उसमें ये 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। एक आपका सीपीयू होगा जिसके और भी कंपोनेंट्स बनेंगे, एक मेमोरी होगा जो और भी डिवाइड होगा, आईओ होगा वो और डिवाइड होगा, और ये आपके इंटरकनेक्शन है कि सारे कंपोनेंट्स आपस में जुड़ेंगे कैसे। अरे सिर्फ कंपोनेंट को रखने से थोड़ी कुछ होगा, जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो जोड़ना भी तो अपने आप में स्ट्रक्चर है। मुझे पहला टॉपिक तो बस पढ़ाना था, बट डायरेक्ट बस आपको समझ नहीं आना, इसलिए मैं धीरे धीरे एक फ्लो बना रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहीं से स्टार्ट करना है। ये मेरा पहला टॉपिक होने वाला है जो पढ़ाऊंगा आपको। देखिए चला। देखो अब अगर आप अपने कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर की बात करते हो तो हम आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं, ये अब हमारा बेसिक आर्किटेक्चर होगा कि यहां पे आपके पास में कोई ना कोई इनपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइस से यहां से क्या होगा, यहां से आपका डेटा आएगा, क्योंकि इसी पे तो सारा कहानी है। अरे अगर आपका डेटा ही नहीं है तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो डेटा को हम हमारे सिस्टम में इनपुट करने के लिए एक कंपोनेंट का यूज करते हैं जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस से आपका डेटा आएगा और सीधा का सीधा कंप्यूटर के अंदर जाएगा। बट कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस से लिया हुआ डेटा डायरेक्ट कंप्यूटर के पास ना जाके मेमोरी के पास जाते हैं। ठीक है, आपका जो भी डेटा आएगा वो किसके पास जाएगा, आपके मैन मेमोरी के पास जाएगा, है ना। आप जैसे एक बार समझना चाहो, ठीक है, तो आपने कंप्यूटर का इनपुट दिया, इनपुट किया हुआ डेटा डायरेक्ट मैन मेमोरी के पास जाता है, वो आपको ही पता है। ठीक है, अब जो मैन मेमोरी के पास डेटा जाएगा, यहां पे अब आपके पास में क्या होगा, आपका सीपीयू होगा। ये है आपका सीपीयू, जिसको खोल के अभी हम पढ़ेंगे, और इसी पे खूब सारी क्लासेस भी होंगी, क्योंकि मैन कंपोनेंट हमारा यही है। तो सीपीयू को जब आप डिवाइड करोगे तो सीपीयू में आपके पास में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं पूरे कंपोनेंट बनाऊं, देखो अगर आप सीपीयू को डिवाइड करोगे तो सीपीयू में एएलयू आएगा, सीयू आएगा, उसके अलावा रजिस्टर्स आएंगे। अब उस रजिस्टर्स में 2 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, है ना, जो हम डिस्कस करेंगे जल्दी। यहाँ पे आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स होंगे और यहाँ पे आपके पास स्पेशल रजिस्टर्स होंगे। सबको पढ़ेंगे टाइम आने पे। अभी एक साथ मैंने बोला ना, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक साथ सारा नहीं पढ़ पाओगे, तो पहले ऊपर से जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे मैं इसके अंदर घुसाऊंगा आपको। अब यहीं से आपकी सारी कैलकुलेशन होगी, तो डेटा यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। यही हमारा फ्लो रहेगा कि आपने कोई भी डेटा इनपुट डिवाइस से मैन मेमोरी को दिया, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जब तक आपका डेटा मैन मेमोरी के पास, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा डायरेक्ट सीपीयू के पास चला जाए? इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। सीधा आप सीपीयू को कैसे दोगे? सीपीयू बहुत फास्ट डिवाइस होते हैं, आईओ बहुत स्लो डिवाइस होते हैं, तो उनके बीच में ट्रांसफर गैप ही इतना ज्यादा है कि अगर दोगे तो शताब्दियों में पहुंचेगा, तो संभव ही नहीं है वो चीज। तो ठीक है, तो यहां से आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट डिजाइन हुआ, और फिर यहां से कैलकुलेशन करके आपका रिजल्ट बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब उसको आप स्टोर करना चाह रहे हो, इट इज अप टू यू। अगर आप उसे स्टोर करना चाह रहे हो तो अलग से आप डिवाइस बना सकते हो स्टोरेज के लिए, मैं लिख दूंगा अभी। ये एक बार के लिए मेरा आउटपुट डिवाइस आ गया। और अगर आपको आपके पूरे डेटा को कहीं स्टोर करना है, इफ यू हैव टू स्टोर इट, तो आप यूज स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर मैं यहां करवा देता हूं।
ये आपका सेकेंडरी डिवाइसेस आ गया। ऐसा ही होता है प्रॉपर, लाइक प्रॉपर सिस्टम की बात करते हैं ना प्रॉपर, तो हम सिंपल से क्या कहते हैं कि हमने हमारा डेटा दिया और इधर से हमारे डेटा का आउटपुट आ गया। तो हमने हमारा डेटा इनपुट डिवाइस से दिया, इनपुट डिवाइस से होता हुआ डेटा किस में है, मैन मेमोरी में है। मैन मेमोरी से स्टोर करना है तो आप सेकेंडरी के पास जा सकते हो, या सेकेंडरी से कुछ डेटा मैन मेमोरी में ले सकते हो, जस्ट फॉर द वर्चुअल मेमोरी और वो सारे कॉन्सेप्ट। यहां से कैलकुलेशन करना है तो यहां जाओगे जहां खूब सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, सारे शस्त्रों का यूज करेंगे अपन टाइम आने पे, और जब सारा कैलकुलेशन हो जाएगा तो डेटा वापस से मैन मेमोरी में चला जाएगा और वहां से आपके आउटपुट डिवाइस आपको दिख जाएगा। दिस इज अ रियल सीक्वेंस। अगर आप रियल सीक्वेंस की बात करोगे तो ऐसा ही होता है। इस सीक्वेंस में कहीं को डाउट हो तो बताओ। मतलब सिंपल, पहले इनपुट होगा, इनपुट से मैन मेमोरी पे जाएगा, स्टोर करना है तो यहां जा सकते हो, या स्टोर से लेना है तो यहां आ सकते हो। तो मैन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोर डिवाइसेस कनेक्टेड है, मैन मेमोरी से आपका सीपीयू कनेक्टेड है, सीपीयू और मेमोरी के बीच काम हो रहा है, और यहां से फिर आपका आउटपुट डिवाइसेस है। अभी जितने भी लिंक्स दिख रहे हैं, अभी इनमें सब दिख रहे हैं। ये आपका मैन कंपोनेंट इनपुट आउटपुट वाला आ गया, ठीक है। ये आपका दूसरा कंपोनेंट मेमोरी वाला आ गया, ये आपका तीसरा कंपोनेंट सीपीयू वाला आ गया, और ये जितने भी एरो दिख रहे हैं जो डेटा को ट्रांसफर करवाएंगे, मूव करवाएंगे, ये आपके सिस्टम कनेक्शन से आगे, जिसे हम बस कहेंगे बाद में, ठीक है। तो इन डिवाइसेस का एक ओवरव्यू तो आपको आता ही है ना। तो वन लाइनर थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं, फिर इससे अपन डिटेल से चीजों को स्टार्ट करेंगे। इनके बारे में तो सर ने पढ़ा है ना, यही तो फंडामेंटल है आपका। अब कितने टाइप की इनपुट डिवाइसेस होती है, कितनी आउटपुट डिवाइसेस होती है, वो मेरा काम नहीं है, हम उनका काम सीख रहे हैं, टाइप नहीं। देख लिया, डायग्राम बना लिया सबने, ब्लॉक डायग्राम। तो बना लिया होगा। देखो अब मैं इन शॉर्ट देख लो। सबसे पहले अगर हम सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म सबको पता है ना, बिल्कुल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू क्या काम करेगा, सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऐसा ही कहते हो आप। हाँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, दिमाग, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो आपका सीपीयू होता है। और सीपीयू कितने तरह के काम करेगा, दो तरह के काम, डेटा प्रोसेसिंग भी यही करेगा और डेटा को कंट्रोल भी यही करेगा, ठीक है। जो अभी हमने 4 टास्क पढ़े, उस 4 टास्क पे अब हमने सीपीयू को मिला दिया, और हम कह रहे हैं सीपीयू आपके पूरे कंप्यूटर का ब्रेन है, जो आपके डेटा की प्रोसेसिंग का और कंट्रोल का पूरा काम ये करने वाला है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब जब सीपीयू को पढ़ोगे तो सीपीयू को हम 3 कैटेगरी में बनाएंगे, एएलयू,
सीयू और रजिस्टर्स। मैं ये नाम लिख के छोड़ने वाला नहीं हूं, अभी तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए पहले, फिर इनको सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो एएलयू का फुल फॉर्म सबको पता होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो सिर्फ क्या करेगा, डेटा के साथ प्रोसेसिंग। कोई भी अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो उसका काम कौन करेगा, एएलयू। अब आपको डेटा को अगर कंट्रोल करना है तो उसका काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर्स क्या करेगा, स्टोर बेसिकली, है ना। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो भी अगेन आपके दो तरह के होते हैं, मैं लिख देता हूं। जनरल पर्पज, इन सबको बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगा, और स्पेशल पर्पज। ठीक है, तो दो तरह के आपके रजिस्टर्स होंगे। एक जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं जिसमें आप कभी भी किसी भी वक्त डेटा को स्टोर कर सकते हो जब चाहो तब, और कुछ स्पेशल पर्पज होते हैं जहां पे जब रिक्वायरमेंट होता है स्पेसिफिक डेटा ही वहां जाएगा। तो सब पढ़ेंगे अपन लोग। जैसे स्पेशल पर्पज में आप पढ़ोगे, आपका क्या होता है, याद है, हाँ, आपका आईआर, आपका जैसे चलो पीसी से काउंट कर लो, आपका पीसी आ गया, आईआर आ गया, एमबीआर आ गया, एमडीआर आ गया, स्टैक आ गया, बहुत सारे होते हैं। पी आपका फ्लैग रजिस्टर आ गया, सबको पढ़ाऊंगा अलग से, अभी बस एक आइडिया ले लो। स्टैक का टॉप ऑफ द स्टैक, आपका टॉप कहाँ है वो तो स्टैक में रखना पड़ेगा ना, तभी तो ऊपर के दो कंपोनेंट्स निकाल के उनके साथ परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, और ये जनरल पर्पज होते हैं, इसका मतलब सिर्फ स्टोर करेंगे, है ना। ये अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर अलग अलग होते हैं। सिर्फ इनका भी नाम लिख लो क्योंकि इन पे एक पूरा सेपरेट क्लास होगा 1.5-2 घंटे का, वो मैं बाद में दूंगा। किसकी, हाँ वो सारे रजिस्टर्स में ही आती है। हाँ वो सारे रजिस्टर के इंटरनल पार्ट्स होते हैं। प्रोसेस हो, प्रोग्राम हो, इंस्ट्रक्शन हो, वही सब घूमते फिरते रहते हैं, थ्रेड हो इवन। ये आपका पीसी है, जैसे बेसिकली प्रोग्राम काउंटर, आईआर आपका इंफॉर्मेशन रजिस्टर आ गया, एमडीआर आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर आता है, एमबीआर ये एमबीआर है, मेमोरी बफर रजिस्टर आ गया, स्टैक आ गया। ये सब अभी सिर्फ नाम सुन लो, इनके बारे में मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। अभी मैंने आपको बोला पहले बेसिक पढ़ेंगे, और जब रजिस्टर्स पढ़ने की बारी आएगी तो सारे रजिस्टर्स पढ़ेंगे। मदरबोर्ड तो वो पूरा का पूरा एरिया है जहां पे आपका सारा कंप्यूटर आता है। अब आपके शरीर में जब मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूं तो उस कंपोनेंट्स में कभी हड्डियों की बात नहीं होती, ना ही कभी स्किन की बात होती है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस। हम जब मैन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हम हाथ की, पैर की, दिमाग की, आंखों की, नाक की, इनकी बात करते हैं, हड्डी की हम बात ही नहीं करते। मदरबोर्ड जो होता है वो बैकबोन होता है। मदरबोर्ड आएगा, वो सारे कंपोनेंट्स को जोड़ेगा, प्रिंटेड सर्किट्स बनेंगे, आईसीज आएंगे, वो डेटा को इधर उधर लेके जाएंगे। बट उस मदरबोर्ड में मैन कौन कौन है, हम उनकी बात कर रहे हैं। देख लिया, ठीक है। दूसरा आपके पास ठीक है, आपके पास मेमोरी आ गया। मेमोरी में वही, यहां पे जब हम मेमोरीज की बातें करते हैं, देखो एक डेटा आपका सीपीयू स्टोर कर रहा है, तो अगर सीपीयू कोई भी डेटा को स्टोर करेगा तो उसके लिए वो रजिस्टर यूज लेगा। तो रजिस्टर में अगर कोई भी डेटा स्टोर है, इट मींस उस डेटा को कौन काम में लेने वाला है, आपका सीपीयू। वो स्पेशली सीपीयू के अंदर की हुई एक्टिविटी का पार्ट है जो हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। अब वही हमारा कोई भी डेटा मेमोरी में आ रहा है तो वही सेम, या तो डेटा आपका टेम्परेरी आ रहा है अगर वही, ठीक है, या फिर चलो वैसे ही लिख लो। तो यहां पे जब आप मेमोरी की बात करोगे तो कितने टाइप की मेमोरी आ गई, मैन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। वो सब आपको पता है, पढ़ चुके हो, तो अभी इनकी डिटेल से बात नहीं करनी, सब यही आएगा। तो जब आप मेमोरी की बात करते हो सेपरेटली, तो आप यहां मैन मेमोरी की बात कर रहे हो। मैन मेमोरी मींस रैम एंड रोम,
जो आप पढ़ोगे बाद में, ठीक है, बिल्कुल। और ये जो सेकेंडरी डिवाइसेस है, इसमें आपका हार्ड डिस्क आ गया, आपके एसडीडी आ गई, बहुत कुछ है यहाँ पे, तो ऑप्टिकल डिस्क आ गए, जो भी आप कवर करना चाहो। ये सारे कंपोनेंट आप पढ़ चुके हो, इसको इसीलिए मैं छेड़ भी नहीं रहा। अब इनको छेड़ूंगा तो फिर पूरा ही छेड़ूंगा। अब मैं रैम का, आपने सिर्फ नाम सुना है, मैं रैम का पोस्टमार्टम करवाने वाला हूँ। रोम आपके नहीं होगा तो रोम में नहीं जाऊंगा, पर रैम का तो अपने पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। ठीक है, और ये बस शॉर्ट में लिख रहा हूं बस, और क्या है अब इसमें समझ लो। अब आईओ डिवाइस का मतलब सिंपल सा दो डिवाइस हो गए ना, बस इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इससे डेटा का आप इनपुट करने वाले हो, जो भी डिवाइस आएगा, और इससे डेटा का आउटपुट करने वाले हो। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप पढ़ चुके हो, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला। मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा आईओ की टेक्निक, जस्ट लाइक द डीएमए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट है बस, ज्यादा मैं कुछ लिखवा ही नहीं रहा यहाँ पे। लिख लिया ना, और चौथा एक और लिख लो, फिर स्टार्ट करते। एक मिनट रुको। सिस्टम इंटरकनेक्शन का शॉर्ट में मतलब समझ लो सिर्फ, बस ये भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो बस एक नाम लिख लो। ठीक है, तो चौथा आपका पार्ट होता है बस। अरे इनको लिख के छोड़ नहीं रहा, एक बार एक ओवरव्यू मैंने आपको आपके कंप्यूटर का दे दिया, अब डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे इनकी। तो बस का काम क्या होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, तो आपको सारे कंप्यूटर के फंक्शन समझ आ गए, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलो चलो। तो अब सबसे आगे जाने से पहले जो हमारा पहला आर्किटेक्चर हम उसे पढ़ते हैं। लिखो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, या वॉन न्यूमैन। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, अभी तक तो एक ओवरव्यू दे दिया, अब यहां से अब आपका सीओ का एक मैन फ्लो आ जाएगा। देखो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, या इसको कहते हैं जॉन वॉन न्यूमैन, या न्यूमैन आर्किटेक्चर शॉर्ट में कहते हैं, वॉन भी वर्ड यूज नहीं किया जाता। ठीक है, या फिर न्यूमैन आर्किटेक्चर बोल दो आप इसको। जिन्होंने बनाया था उनका नाम जॉन वन न्यूमैन था, उनके नाम से इसको न्यूमैन आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोला जाता है। क्या कह रहे हो? नहीं, एक ही नाम था ये तो। देखो अब देखो पहले क्या था, ये पहले आपका पहला कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट कंप्यूटर, ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर था, 1945 में ये बना था, है ना? फुल फॉर्म तो पता ही होगा। एंड कंप्यूटर,
देखो, तो ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इनिएक, जो 1945 में आपका बना था। बट इसमें कोई भी स्टोर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बनाने में स्टोर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया था, तो ये नॉन स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये नॉन स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट था। अब नॉन स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट का जनरल सा मतलब क्या है? 1945 यानी जो फर्स्ट कंप्यूटर आपका इनिएक बना था, इसमें डेटा को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहां पे डेटा स्टोर नहीं होता था। यहाँ क्या होता था, अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो वो प्रोग्राम सबसे पहले आपके पंच कार्ड में आएगा, पंच कार्ड में वो डेटा लोड होगा, और उसके बाद में उसको कंप्यूटर से अटैच किया जाता था, और उसकी फंक्शनलिटी को सीपीयू को समझाया जाता था, और वो पर्टिकुलर सीपीयू सिर्फ उसी डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए बना होता था। जैसे आपने अपना डेटा बदल दिया, आपको आर्किटेक्चर भी बदलना पड़ता था, इसलिए बहुत लिमिटेड काम था ना इसका। तो इसीलिए इनिएक के अंदर जो काम था वो बहुत लिमिटेड था। ये स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट था, तो बहुत गिने चुने काम यहाँ पे कर सकते हो आप, गिने चुने, इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन स्टोर्ड मेमोरी। नॉन स्टोर्ड मेमोरी का सिंपल सा मतलब आप क्या समझोगे कि डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है, इट इज प्रोवाइडेड थ्रू पंच कार्ड्स। एक बार बस थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर हिंदी में चाहिए तो लिख दूंगा। हाँ ना, तो देखो, अब मैंने यहां लिख दिया, बाकी हिंदी में जो लिखना है वो लिख लो, बाकी मैंने तो यहां लिख दिया। आपको देखो, स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए उससे पहले क्या होता था, ताकि आप स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट को सीख पाओ और स्टोर्ड मेमोरी की कमियां भी पहचान पाओ, क्योंकि उसे भी दूर करके दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे फिर बाद में। तो लिख लो इसमें। तो सबसे पहला कंप्यूटर आपने नाम सुना है, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ कि 1945 में फर्स्ट कंप्यूटर आया था इनिएक, जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था, जो फिक्स पॉइंट कैलकुलेशन करता था, जिसमें डेटा की किसी भी कैलकुलेशन को करने, वहां मेमोरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नॉन स्टोर्ड मेमोरी का मतलब कोई मेमोरी नहीं है। मेमोरी नहीं है मतलब आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको पंच कार्ड में वो डेटा लोड करना पड़ेगा। जैसे आपने वो डेटा पंच कार्ड में लोड किया, अब एक सीपीयू अलग से आपको डिजाइन करना पड़ेगा जो उसके ऊपर कैलकुलेशन कर सके। तो आप एक स्पेशल टाइप का सीपीयू डिजाइन करोगे, फिर उस डेटा को जो पंच कार्ड है उसको उसके अंदर फीड करोगे, वो डेटा अंदर जाएगा और वो आर्किटेक्चर उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। जैसे ही आपने डेटा बदल दिया या ऑपरेशन बदल दिया, वो आर्किटेक्चर उस ऑपरेशन को नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपको एडिशन करना है फॉर एग्जांपल, तो आपने जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसके लिए आपने एक सिंपल सा कोई एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मान लो फॉर एग्जांपल। तो आपने इनपुट दिया, उस इनपुट पे 4 ऑपरेशन तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे आप 5वां करना चाहोगे नहीं होगा, तो आपको आर्किटेक्चर नया लिखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और हर चीज मैनुअली हो रही है। मतलब हम ही डेटा को मेमोरी को दे रहे हैं, हम ही डेटा मेमोरी से सीपीयू में दे रहे हैं, एवरीथिंग इज मैनुअल। तो ये नाम का ही ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक तो ये कैलकुलेशन करता था जब फीड हो जाता था, और वो भी हम आगे ट्रांसफर करते थे। तो इसमें काफी सारी दिक्कतें थी। हाँ, बट पहला कंप्यूटर था, नींव रखने के लिए बहुत था कि कुछ ये तो यहां तक तो बैच आया ही नहीं, बैच तो बहुत बाद में आया था। बैच प्रोसेसिंग का मतलब तो आपने अपना सीपीयू अच्छा डिजाइन कर लिया है, लेटर ऑन आया था 50s के बाद में हो तो। हाँ, तो लिखो, हिंदी में लिख लिया, लिख लो। इसमें सिंपल सा बस तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि नॉन स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट का मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए कोई मेमोरी नहीं है। इट मींस डेटा को हम पंच कार्ड में डालेंगे, वो पंच कार्ड सिस्टम से अटैच होगा, और उस पर कैलकुलेशन कब होगा, जब आपने उस डेटा के ऊपर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपके सीपीयू को दी होगी, तभी उसे एग्जीक्यूट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो डेटा बदल दिया, आर्किटेक्चर बदल गया। तो एक आर्किटेक्चर एक ही टाइप के डेटा पे काम करता था। हाँ, तो लिख लो ना, मैं तो 3 बार बोल चुका, आप लिख ही नहीं रहे।
हाँ लिख लो, लिखो नॉन मेमोरी कॉन्सेप्ट में या नॉन स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट में, नॉन स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट में डेटा को अलग से पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। डेटा को अलग से पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। उसके बाद पंच कार्ड में स्टोर किया जाता था। उसके बाद उसके लिए ऑपरेशन सीपीयू को बताना होता था। उसके बाद उसके लिए ऑपरेशन सीपीयू को बताना होता था। ऑपरेशन या टास्क है ना, उसके लिए ऑपरेशन सीपीयू को बताना होता था। इसीलिए वो आर्किटेक्चर डेडिकेटेड ऑपरेशन ही परफॉर्म करता था। इसीलिए वो आर्किटेक्चर डेडिकेटेड ऑपरेशन ही परफॉर्म करता था। ठीक है, क्लियर? चलो, अब उसके बाद में जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था, मैं पहले बता देता हूं। जो फर्स्ट कंप्यूटर था, पता है स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट के लिए जो यूज किया गया था, कौन सा था? एडवेक। एडसेक बाद में आया था। एडवेक और एडसेक दो कंप्यूटर आए थे। एडवेक था वो यूएस ने बनाया था और एडसेक था वो यूके ने बनाया था। ठीक है, एडवेक का कॉन्सेप्ट आपके इनिएक से भी पहले का है ना। ये जो प्रपोजल रखा गया था इस कंप्यूटर का, ये 1945 में ही रख दिया था। जब इनिएक आया, आती कमियां समझ आ गई, तो उन्होंने 49 में प्रपोजल रखा था और 49 में ये बन चुका था। तो प्रपोजल इसका पहले आया हुआ है, इसीलिए ये पहले काउंट होगा। और इसी के पहले दूसरा कंप्यूटर आपका बना था एडसेक, ठीक है, जो 1949 में ही बना था। बट ये यूएस बेस्ड था और ये यूके बेस्ड था। दोनों ही स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट थे, है ना। ये दोनों के दोनों ही थे। अब क्या है वो तो समझाऊंगा। ये स्टोर्ड मेमोरी थे। फुल फॉर्म पता होगा? जो एडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक ही था क्या? देखना पड़ेगा, यही था कि एक बार चेक तो लिख लो। हाँ, आई थिंक यही एडवेक ही था ना। हाँ, ठीक है। आई थिंक ये होना चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म का तो होप सो ये होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और एडसेक का है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज। एडसेक था, उसके बारे में आप कह सकते हो फर्स्ट सक्सेसफुल पब्लिक कंप्यूटर था। इसीलिए आप जब पढ़ते हो ना पब्लिकली रिलीज्ड, तो एडसेक आता है पब्लिकली रिलीज्ड। ये पब्लिकली रिलीज नहीं था, अंडर द ऑर्गेनाइजेशन था। तो
दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पब्लिकली रिलीज्ड कौन सा था, तो पब्लिकली रिलीज्ड ये था कि दुनिया को पहली बार, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था। किसमें? इनमें अगर आप एडवेक की बात करते हो तो एडवेक के अंदर तो कोई सेकेंडरी मेमोरी था ही नहीं। स्टोरेज जो कॉन्सेप्ट है उसमें सेकेंडरी मेमोरी था ही नहीं। हाँ, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। वहां सिर्फ मेमोरी था, मैन मेमोरी। हाँ हाँ, वही वैक्यूम वाला कॉन्सेप्ट था। लिख लिए दोनों ना। तो आपको अब जैसे ये फंडामेंटल का पार्ट है, सर ने पढ़ाया होगा क्योंकि यही होता है फंडामेंटल में। ये मेरा काम नहीं है, बट फिर भी चलो नॉलेज के लिए मैं स्टोर्ड मेमोरी पढ़ा रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला जो कंप्यूटर आया था कौन सा, इनिएक, वो नॉन स्टोरेज था। वो आपके स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे डिपेंड नहीं था। वो आया, उसमें कमियां आई, उस कमियों को दूर करने के लिए जॉन वुमेन ने आर्किटेक्चर प्लान किया, और उसके लिए उन्होंने जो पहला आर्किटेक्चर बनाया था वो ईडीवैक था, जो स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट पर था। और ये इन्हीं का आर्किटेक्चर था, सारा थ्योरी इनका था। इन्हीं को देख के यूके वालों ने ये बनाया था जो पब्लिक रिलीज किया था। AIS जो है वो आपके पास में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का ही दूसरा नाम होता है, IAS करके। हाँ, ASI वो एग्जैक्टली कंप्यूटर था। हाँ, IAS जो था ना, वो IAS जो था वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का नाम था। उससे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, IAS कहते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंडर में ये कंप्यूटर बना था। कंप्यूटर का नाम यही का हो गया। ठीक है, लिख ले इतना तो। अब पढ़े क्या है स्टोरेज मेमोरी कॉन्सेप्ट, इसको तो लिख लिया। हाँ, ये अब वो क्या है वो पढ़ा रहा हूं। अब इनकी वजह से ये प्रैक्टिकल मॉडल है। मतलब 1945 में वॉन न्यूमैन ने मेमोरी, स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट रख दिया था। पहले थ्योरी तो बनती है, तो पहले उन्होंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना दिया था कि अगर आप हर चीज मैनुअल करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप ऐसा करो, डेटा को और इंस्ट्रक्शन, वो पहले क्या होता था, प्रोग्राम का डेटा और इंस्ट्रक्शन अलग अलग जाती थी। अलग अलग जाने का मतलब प्रोग्राम का मतलब आपका पंच कार्ड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और इंस्ट्रक्शन का मतलब सीपीयू वाला कॉन्सेप्ट हो गया। पहले ऐसा होता था। तो उन्होंने बोला कि जो भी प्रोग्राम का पार्ट है उसका डेटा और उसका इंस्ट्रक्शन आप अलग अलग क्यों दे रहे हो, आप एक ही जगह रख दो ना मेमोरी में। तो एक ही जगह रखने से आपका काम है मेमोरी में उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को रखना, वहां से निकालने का काम आपका नहीं है। वो काम कौन करेगा, वो काम आपका कंट्रोल यूनिट करेगा। वो कैसे करेगा वही सीखेंगे अपन लोग। तो यहां से जो कॉन्सेप्ट आया, सुनना, स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट है क्या। तो इन दिस कॉन्सेप्ट, तो देखो स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, लिख लो। देखो इस कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम के डेटा, इस कॉन्सेप्ट में प्रोग्राम के डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों को सेम मेमोरी में स्टोर किया गया था। ठीक है, सेम मेमोरी में स्टोर किया गया था। अब उन्होंने क्या बोला, देखो, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये पहली लाइन आ गई, तो एक एक लाइन समझ लो। अगर आप स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो तो स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट की क्या क्या खास बात है। तो ये सबसे पहले इसकी फर्स्ट बात होगी कि आपका जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में दो ही चीजें होती हैं, या तो डेटा होता है या इंस्ट्रक्शन होता है, दोनों को एक जगह डाल दो। ठीक है, अब जैसे ही आपने प्रोग्राम को मेमोरी में डाल दिया, ये तो ठीक है। अब कंपोनेंट कितने होंगे, तो वॉन न्यूमैन के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स थे, 5 कंपोनेंट्स। अब मैं वो बता रहा हूं जो वॉन न्यूमैन ने बताया। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू वॉन न्यूमैन, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर बोल दूं,
ठीक है, तो यहां से उन्होंने बताया कि कंप्यूटर के 5 कंपोनेंट्स होंगे, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। शॉर्ट में लिख दूं? ठीक है, तो वॉन न्यूमैन ने जो बताया मैं वो लिख रहा हूं। तो वॉन न्यूमैन ने बोला कि अगर आप स्टोर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी आर्किटेक्चर प्लान करोगे कंप्यूटर का, तो उस कंप्यूटर में 5 कंपोनेंट का होना जरूरी है। ठीक है, वो 5 कंपोनेंट में एक इनपुट डिवाइस आ गया, एक आउटपुट डिवाइस आ गया, एक मेमोरी आ गया, कंट्रोल यूनिट आ गया और एएलयू आ गया। क्या इन्हीं को एक बार थोड़ा थोड़ा मैंने इसीलिए ओवरव्यू दे भी दिया कि अब यहां मेरे को इनके बारे में नहीं बताना, बताऊंगा तो फिर डिटेल से ही बताऊंगा जब इनको स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे इस मेमोरी का मतलब मैन मेमोरी है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त सेकेंडरी मेमोरी का कोई लेना देना ही नहीं था, तो वहां उस वक्त तक सिर्फ मैन मेमोरी हुआ करता था। तो उन्होंने बोला कोई भी प्रोग्राम अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसका डेटा और इंस्ट्रक्शन लो और मैन मेमोरी में डाल दो। तो यहां मैन मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, मेमोरी का मतलब है मैन मेमोरी, ये याद रखना। ठीक है, उन्होंने और क्या बोला? ठीक है, फिर अगला इन्होंने क्या बोला कि जैसे आपने अपना प्रोग्राम मैन मेमोरी में डाल दिया, अब उसके बाद आपका मैनुअल टास्क खत्म हो गया, आपको मैनुअल कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। सब कुछ हाथों लिख लो ना, यहां तक लिख लिया। सबसे पहला ये पार्ट लिख ही दिया, दूसरा इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं वो लिख दिया, तीसरा लिख लो। लिखो प्रोग्राम को मैन मेमोरी में स्टोर करने के बाद प्रोग्राम को मैन मेमोरी में स्टोर करने के बाद प्रोग्राम को मैन मेमोरी में स्टोर करने के बाद वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा या वो अपने आप एग्जीक्यूट होगा। उस वक्त मैन मेमोरी थी, मैन मेमोरी में जो रैम का कॉन्सेप्ट आपका आता है वो आ गया था वहां तक। लिख लिया? फोर्थ लिखो, सिंपल सा। ठीक है, अब आपका जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन आपके मैन मेमोरी में रखा हुआ है, वहां से डेटा को, इंस्ट्रक्शन को ऑटोमेटिकली निकालेगा कौन? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उसको मैन मेमोरी से फैच और एग्जीक्यूट करेगा, ये उसका काम था। ठीक है, तो लिख लो, अगला पॉइंट लिखो। लिखो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ऑटोमेटिकली, या अपने आप लिख दो जो लिखना चाहो, है ना। कंट्रोल यूनिट ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन को मैन मेमोरी से निकालेगा
मैन मेमोरी से निकालेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ, सबके एएलयू तो कैलकुलेशन करेगा, अरे वो तो प्रोसेसिंग करेगा ना। मैंने क्या निकाला, निकालने के बाद में कैलकुलेशन हो गई और फिर एग्जीक्यूट कर दिया। निकालेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब इसमें और अभी डिटेल से मैं कुछ बताऊंगा नहीं तो फिर इसके अंदर सारा वन मैंने तो सब कुछ बताया था, तो वो आर्किटेक्चर ही मुझे आगे पढ़ाना है, तो अपन आगे देख लेंगे। अब इस आर्किटेक्चर में कमी थी वो देख लो। फिर अगले लाइन से लिख देता हूं, इसको लिख लिया ना यहां तक तो। अब ये कमी है, मतलब आप इसे हिंदी में अपने लिए लिखना चाहो तो न्यूमेन आर्किटेक्चर की कमियां लिख दो, पर कमियां लिखने से इस वर्ड को आप अनदेखा नहीं कर सकते। बोटलनेक वर्ड ही इसके लिए टेक्निकली यूज किया जाता है ना। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि न्यूमेन जो भी आर्किटेक्चर उसका बोटलनेक क्या है, तो मैं चाहूं तो यहाँ डिसएडवांटेज लिख सकता हूँ, बट डिसएडवांटेज वर्ड यहाँ नहीं यूज होता, यहाँ वर्ड ही बोटलनेक यूज होता है। ठीक है, आप अपने लिए समझने के लिए कह सकते हो कि वॉन न्यूमेन की कमी क्या थी। ठीक है, तो देखो अब यहां पे न्यूमेन बोटलनेक क्या है, कमी क्या है वो देख लो। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि डेटा जो है आपके प्रोग्राम और आपका डेटा कहां स्टोर्ड है, मैन मेमोरी में। अब वो मैन मेमोरी में स्टोर्ड है, तो उसके साथ साथ एक बात और बोला था, वो लिखवाया नहीं है, अब समझा रहा हूं। उन्होंने बोला कि अब आपके सिस्टम में डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, किसकी वजह से जाएगा, बस की वजह से जाएगा। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक ही बस था, इनिशियली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक ही बस था, वहां नहीं लिखवाया, मैं यहां लिखवा रहा हूं, एक बस था। अब एक बस से अगर आप किसी भी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को लेके जाओगे तो एक बार में तो एक ही चीज आएगी ना, या तो आप डेटा को लेके चले जाओ या कंट्रोल या इंस्ट्रक्शंस को लेके चले जाओ, तो दोनों चीजें कभी साथ में आती ही नहीं थी। तो इसीलिए अगर आपका डेटा मान लीजिए आ रहा है तो बाकियों को वेट करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो वेट करना पड़ेगा, उसके लिए उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्लो हो गया। उसी के लिए बाद में दूसरा आर्किटेक्चर है जिसे हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर कहते हैं, और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपने डेटा को और इंस्ट्रक्शन को अलग अलग बस से लेके जाओ, एक बस से नहीं लेके जाना। तो यहां न्यूमैन बोटलनेक का मीनिंग क्या है, सिंपल सा, कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन both uses तो लिख लो इसमें, पूछो वहां जाके, उसके लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा आपको, टाइम मशीन बना उसके लिए। शब्दों क्यों किया गया वो मतलब नहीं है ना, ये डिक्शनरी में जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल वर्ड होता है। आप ये जो घटिया घटिया हिंदी इंग्लिश का वर्ड यूज करते हो वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लोग हैं, तो अच्छे वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो लिखो इसमें न्यूमैन बोटलनेक के अंदर ये टेक्निकल कमी है, मतलब उन्होंने एक टर्म ही बना के दिया कि न्यूमैन बोटलनेक अपने आप में एक टर्म है, जिसका मतलब है कि उसमें कुछ कमी है। वो कमी क्या है उसको नाम दिया उन्होंने बोटलनेक। ठीक है, वो कमी क्या है वो लिखो। देखो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों एक ही कॉमन बस से, एक ही कॉमन बस से, एक ही कॉमन बस से ट्रेवल होते हैं, या एक ही कॉमन बस से जाते हैं,
आप ऐसे आप लिखो, एक ही कॉमन बस से जाते हैं जिससे जिससे दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जिससे दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे और सीपीयू का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इसे ही न्यूमैन बोटलनेक कहते हैं। दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इससे सीपीयू का प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा। तो सीपीयू को जब इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, हो सकता है उस वक्त डेटा जा रहा हो। अरे ये तो वो वाली बातें हैं कि आपने यहाँ पे एक हाईवे बनाया और वो सिंगल लेन ही है, तो एक बार में जब एक ही चीज जाएगा तो दूसरा तो जाएगा ही नहीं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब सीपीयू इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा है, तो इट मींस आपका सीपीयू का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी कमी को दूर करने के लिए बाद में क्या बोला गया कि भैया एक काम करो, आप दोनों को अलग अलग बस से ट्रेवल करवाओ। मतलब अगर कभी डेटा का नीड हो तो उसके लिए एक अलग बस बना दो, और इंस्ट्रक्शन का नीड हो तो उसके लिए अलग बस बना दो। इसको अपन कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, जो मॉडिफाई करके किया गया, तो आज हम वही पढ़ते हैं, ये थोड़ी पढ़ते हैं, ये तो इनिशियल आर्किटेक्चर था। ठीक है, लिख लिया। अब इसी कमी को दूर करने के लिए ये भी लिख लो, जिन्होंने बनाया था उनका नाम हार्वर्ड था। आपका पूरा सिलेबस न्यूमैन के आर्किटेक्चर पे ही है, तो आपके लिए खत्म नहीं हुआ, आपके लिए तो स्टार्ट हुए। उसमें कुछ कमियां थी, उस कमी के लिए एक और आर्किटेक्चर बना। तो अब हमें समझ में आ गया कि मैं पढ़ना क्या क्या है, उसकी कमी बस मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो कमी समझ में आ गई क्या है कि डेटा को और इंस्ट्रक्शन को एक ही जगह रखा गया है। पहली चीज, एक ही जगह रखा गया वो तो ठीक, लेकिन जिससे वो ट्रेवल कर रहा है, जिससे वो जा रहा है, वो बस भी एक ही है। तो एक ही बस होने की वजह से दोनों में से एक बार में तो कोई एक ही जाएगा, तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हार्वर्ड ने एक और आर्किटेक्चर सजेस्ट किया, और उस आर्किटेक्चर में कुछ नहीं किया, बस बढ़ा दी। अरे बाकी तो सब सही था ना, तो जो कमी है उस पर फोकस करो। तो यहां इन्होंने सिंपल से क्या बोला, ठीक है, इन दिस आर्किटेक्चर, बस ये एक लाइन आपको ध्यान रखना है। तो इन दिस आर्किटेक्चर data and instruction both uses different bus. So ये लो, लिख लो बस। ठीक है, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में लिख लो। देखो, इस आर्किटेक्चर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए दो अलग अलग बसेस यूज की गई थी। इस आर्किटेक्चर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों के लिए अलग अलग बसेस यूज की गई थी, जिससे हम दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो यहीं से अब मल्टीपल बेसिस का कॉन्सेप्ट है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर आपको समझाएगा कि अब आपके कंपोनेंट में अगर डेटा को ट्रेवल करवाना है तो इफिशिएंटली ट्रेवल करवाने के लिए क्या करो, जो अलग अलग काम हो उसके लिए रोड ही अलग अलग बना दो। अरे बस का मतलब पाथ ही ना, तो जब डेटा जाएगा तो डेटा अलग है, ऑपरेशन अलग है या काम अलग अलग है, तो सबके लिए आप अलग अलग बसेस बना दो।
तो उससे होगा क्या, स्पेसिफिक टाइप का टास्क परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का एक पाथ होगा, तो उस पाथ के अंदर दूसरा कोई काम होने वाला ही नहीं है, तो उससे आपका परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अदर्स है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लियर इतना? अच्छा, तो यहां तक आते आते अब आपको आपके सिस्टम का एक ओवरव्यू पता चल गया। अब हमारे लिए जो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जिसके बगैर ये टॉपिक मूव ऑन नहीं हो सकता, मैं वहां से चल रहा हूं। चलो, आप समझ में आगे, खेल तो सीख गए। तो जिसने, हाँ, बस का, अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने जो सजेस्ट किया था वहां से चलेंगे। पहले बस को अच्छे से समझ लो, उसके बाद में मैं आपको मेमोरी समझाऊंगा, मेमोरी में क्या रिप्रेजेंटेशन है, कैसे कैसे लिखा जाता है, उसके बाद में हम सीधे हमारे रजिस्टर्स पे आएंगे। ठीक है, तो बस होता क्या है, अरे लिख लो, हाँ तो लिखो, बस के बारे में लिखो, लिखो बस। बस एक पैरेलल वायर का समूह होता है, कलेक्शन लिख लो तुम। बस एक पैरेलल वायर्स का, अब पैरेलल मतलब उसको समांतर थोड़ी बोलूं, है ना, तो बस एक पैरेलल वायर का कलेक्शन होता है, लिख लो ऐसे, कलेक्शन होता है, पैरेलल वायर्स का कलेक्शन होता है, जिससे जिससे डेटा को जिससे डेटा को कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स तक पहुंचाया जाता है, जिससे डेटा को कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स तक पहुंचाया जाता है। अब वो कंपोनेंट्स तो आपको पता ही है, टेक्निकली कंप्यूटर में तीन ही तरह के कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं, सीपीयू, मेमोरी और आईओ, इसी में सब कुछ आपका जाएगा। अब कितने टाइप्स की होती है बस, कौन कौन से, ऐसे पढ़ते हो क्या आप? सुन लो, देखो मैंने सिस्टम बस नहीं बोला, मैंने बस बोला है, बी क्लियर अबाउट इट। मैं अभी बस की बात कर रहा हूं, मैं बस से सिस्टम बस पे आऊंगा और फिर सिस्टम बस से डेटा एड्रेस और कंट्रोल के ऊपर आऊंगा, है ना। तो अभी आप सीधा सीधा डेटा एड्रेस या कंट्रोल की बात नहीं करो, क्योंकि अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो फिर सिस्टम बस बोलो, है ना। मैं बस वर्ड यूज कर रहा हूं, बस का मतलब अब सब आगे। अब जब आप बस की बात करते हो तो देखो, बस को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो कैटेगरीज बस की होती है। ठीक है, पहला आता है बेस्ड ऑन लोकेशन और दूसरा आता है बेस्ड ऑन फंक्शन। दो टाइप से बसेस को आप डिवाइड करते हो, बस क्या काम कर रहा है उससे डिवाइड कर रहे हो, या कहां पे है उससे डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, अब बेस्ड ऑन फंक्शन वाला जो बस होता है उसी को इन शॉर्ट आप सिस्टम बस कहते हो। ठीक है, तो सिस्टम बस आपको पढ़ना बिल्कुल पढ़ाएंगे, बट पूरा पढ़ो।
अरे दोनों में डिफरेंस क्या देखो ना नाम में, इसीलिए तो मैंने ऊपर इससे पहले लिखा बेस्ड ऑन। पहला जो कैटेगरी है वो लोकेशन के हिसाब से कि आपका बस कहाँ पे है, तो लोकेशन के हिसाब से दो तरह का बस होता है, एक होता है इंटरनल बस और एक होता है एक्सटर्नल बस। अब ये क्या है बताऊंगा ना, ठीक है। तो टेक्निकली आपका बस तीन तरह का होता है, तो आप तीन तरह का होता है उसमें सही थे, पर उन तीन तरह में तरह गलत थे आपके। एक इंटरनल बस होता है, एक एक्सटर्नल बस होता है, एक सिस्टम बस होता है। आप ऐसे बोल सकते हो, सारे सही है, गलत तो कुछ होते ही नहीं है, ना आप गलत ना मैं गलत। चल देख लिया। तो पहले बस क्या हो समझ में आ गया। बस जो होता है वो खूब सारे वायर्स का, पैरेलल वायर्स का कलेक्शन होता है। अब पैरेलल वायर्स का मतलब क्या है, वायर का मतलब है एक वायर से एक बिट जाएगा, एक वायर से एक बिट जाएगा। वो बिट बना बना के दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो, अभी तो रुको, अभी इन पे आ जाते हैं। लिख लिया इतना। तो लोकेशन का मतलब समझ में आएगा कहां पे बस है। अब इंटरनल का मतलब क्या और एक्सटर्नल का मतलब क्या, वो समझो। हाँ बहुत बढ़िया, आंतरिक और बाहरी, वाह। अरे हिंदी नहीं करना। इंटरनल बस का मतलब क्या होता है, इंटरनल मतलब अंदर, कहां अंदर कहां, तो मदरबोर्ड से बाहर क्या होता है हाँ, ये बस आपकी सीपीयू के अंदर होगी। इंटरनल का मतलब है इनसाइड द सीपीयू। इनसाइड द सीपीयू का मतलब क्या हुआ कि सीपीयू के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, कितने कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स, सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स। उनके बीच में डेटा नहीं जाएगा क्या, तो सीयू से डेटा एएलयू तक लेके जाना है, या एएलयू से सीयू तक लेके जाना है, या बीच में कहीं डेटा आपके रजिस्टर में स्टोर है वहां से सीयू को निकालना है, तो उनके लिए भी तो एक पाथ चाहिए, या उसके बगैर ही काम कर लोगे। तो इंटरनल का मतलब है इनसाइड द रजिस्टर। कंप्यूटर के तो अंदर सब कुछ ही होगा, ये थोड़ी कंप्यूटर के अंदर, तो बाहर क्या, बाहर तो तुम बैठे हो। हाँ सब कुछ वैसे तो कंप्यूटर के तो अंदर ही होता है। हाँ बोर्ड की जो रजिस्टर से बाहर जो दिख गया सब एक्सटर्नल है, ठीक है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर जो बना, देखो आपके मदरबोर्ड में आपने देखा अपना सीपीयू कहां होता है, हाँ कहां होता है रे छोरे, हाँ वर्चुअली देखा है। अरे कुछ नहीं होता, फैन होता, उसको खोल, एक छोटी सी चिप निकाल ले, उसको काम आज ही कर, घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करो। अरे जिस सीपीयू को मैं पढ़ाने वाला हूं वो चिप तुमने आज तक नहीं देखी, घर में होगा ना लैपटॉप कंप्यूटर, कुछ आज ही खोल लो जाके। अरे उसमें लाइव क्लास बंद हो जाएगी, नहीं खोल दूंगा मैं नहीं मैं काम करता हूँ, मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं उसका सीपीयू निकाल के दिखा दूंगा आपको कल, ठीक है। मैं ले आऊंगा ठीक है। चल बोर्ड लेके आऊंगा तो इतना बड़ा बोर्ड थोड़ी होगा, अब तुम्हें भी वो भी i7 चाहिए। हाँ देखो चलो, इंटरनल का मतलब सिंपल सा क्या होगा, बस ठीक है, बस आप इतना याद रख लो, लिखो। मैं मुझे पढ़ाना सिस्टम बस ही है, उसी से सब कुछ डिसाइड होगा। आपका मैन मेमोरी सिस्टम बस डिसाइड करता है ना, वो कैसे करता है वो हम सीखेंगे। तो लिखो लिखो लिखो, इंटरनल बस, इंटरनल बस रजिस्टर्स के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। रजिस्टर के अंदर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। अब रजिस्टर के अंदर क्या क्या है वो तो समझ में आता ही है। अब रजिस्टर के अंदर डेटा ट्रांसफर होगा तो सीयू होगा और एएलयू होगा, रजिस्टर्स नहीं, सॉरी, इनसाइड द सीपीयू, सॉरी। ठीक है, ये में पढ़नी नहीं होती, बस पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो इंटरनल बस सीपीयू के अंदर, रजिस्टर की जगह सीपीयू लिख दीजिएगा ना, सीपीयू के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा। सीपीयू में 3 चीजें होती हैं आपका, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स। ठीक है, देखो दूसरा आपका आता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल का मतलब है, अब ये सीपीयू के बाहर की बातें होंगी, सीपीयू के बाहर की बातें होंगी, इसका मतलब आप डेटा को आईओ से, मेमोरी से सीपीयू तक लेके आओगे, बट सीपीयू से बाहर। तो एक्सटर्नल का मतलब ये हमें देखो, एक्सटर्नल में यहां हम जो एक्सटर्नल कवर करते हैं नॉर्मली, उसे हम एक्सपेंशन भी कहते हैं, है ना। एक्सटर्नल बस या समटाइम इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन बस, है ना, जो एक्सपैंड कर रही है चीजों को। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। एक आध का आइडिया दे दूं, जैसे आपका यूएसबी, यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है तो बस ही रहेगी, तो कहां कवर करोगे, एक्सटर्नल के अंदर। तो यूएसबी का काम क्या होगा, तो यूएसबी का काम यही होगा कि जो भी आपका इनपुट आउटपुट का डेटा है उसको मेमोरी तक लेके आना। आप जैसे ही सीपीयू में अटैच कर देते हो, आपने यूएसबी में जैसे ही मतलब सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर में यूएसबी अटैच कर दिया, तो वो यूएसबी इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी, तो वो मेमोरी बन चुका है, मेमोरी बन चुका है, अब वहां से डेटा उठ के सीपीयू तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूएसबी का काम होता है, फुल फॉर्म आपको पता ही है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। अब मैं यहाँ फंडामेंटल तो पढ़ा नहीं रहा, जो इसके पूरे सारे टाइप पढ़ाऊंगा, है ना। यूएसबी 3.0 क्या, 1.0 क्या, 2.0 क्या, इट्स पार्ट ऑफ द फंडामेंटल, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूं। दूसरा, आप साटा की बात कर सकते हो, पाटा तो पुराने जमाने का था, अभी करंट में हम साटा यूज करते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ साटा, सीरियल, हाँ बिल्कुल, तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, क्या उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, उसके लिए भी सिस्टम बस क्या करेगा। अरे भैया अभी और बस बाकी है, इसका काम आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से, एक आपका रजिस्टर के अंदर हुआ, एक बाहर से डेटा आ रहा है। ठीक है, बाहर से डेटा आ रहा है, तो साटा का मतलब क्या हुआ, आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जस्ट लाइक द हार्ड डिस्क आ गया, आज के टाइम पे एनवीएमई आपका एसएसडी आ गया, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है ना, वो साटा के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, और भी खूब सारे एक्सपेंशन स्लोट्स होते हैं, पीएसआईज, अरे जितने भी आपके एक्सपेंशन स्लोट्स होते हैं ना, पाटा पैरेलल एटी, पहले जो हार्ड डिस्क आया था, पुराना वाला हार्ड डिस्क पाटा हुआ करता था, जिसमें पैरेलल वायर्स होते थे, वो स्लो होता था। उसके बाद में इन्हीं वायर्स को सीरियल कर दिया गया और साटा बना दिया गया, और अब तो एनवीएमई यूज होते हैं। आज के टाइम पे तो एसएसडी यूज करते हो ना आप लोग, तो एसएसडी के अंदर तो डेटा बहुत ज्यादा फास्ट आ गए, जिसमें भी एनवीएमई के कॉन्सेप्ट्स आ गए, है ना। तो ये लो, तो ये बस आपके आइडिया के लिए मैंने थोड़ा सा आपको ये दे दिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल बस होता क्या है, थोड़ा सा आइडिया ले लो। क्योंकि अब यूएसबी कभी आप पढ़ रहे हो, मैंने आपको बस में पढ़ाया ही नहीं, तो आपके दिमाग में ख्याल नहीं है कि लास्ट में तो इसके भी बस है, तो ये भी कोई ना कोई टाइप का तो बस होता होगा, तो किस टाइप का बस होता है, इसलिए आपको एक बार पढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्लियर इतना। अब मुझे बस एक आइडिया देना था, पढ़ाना मुझे यही है, काम का मेरा यही है, अब ये क्या है वो करता है। इतना क्लियर, लिख लिया, तो चलो अब सीधा मैं लिख देता हूं सिस्टम बस ही। चलो तो सिस्टम बस की अगर हम बात करते हैं, तो सिस्टम बस कलेक्शन ऑफ लाइंस होते हैं। अगर आप सिस्टम बस की बात करोगे ना, तो सिस्टम बस में आपके पास में ये तो समझ में आ गया, बस क्या है, कलेक्शन ऑफ पैरेलल वायर्स, वायर्स या उसे हम टेक्निकली बोलते हैं लाइंस। यहां पे जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं लाइंस। तो यहां सिस्टम बस का हमारे लिए मतलब क्या होता है, सिस्टम बस
is used for transfer the data, address or control between CPU, मेमोरी और आईओ। ठीक है, तो लिखो एक बार के लिए, लिखो सिस्टम बस डेटा, एड्रेस एंड कंट्रोल को, सिस्टम बस डेटा, एड्रेस और कंट्रोल को, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल को सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, तो अब आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में सीपीयू, मेमोरी और आईओ में ये तीन स्पेसिफिक चीजें आ गई, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल। और यही हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर बोलता है कि अलग अलग चीजों को अलग अलग बस से ट्रांसफर करो। डेटा है तो अलग जाएगा, यही सिखाना अपन ने, डेटा है तो अलग जाएगा, इंस्ट्रक्शन है तो अलग जाएगा। अब उसमें क्या बोला है, उसको भी बोला उन्होंने और डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दो, मतलब डेटा है तो डेटा ही आ गया, एड्रेस का मतलब आपके इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, और कंट्रोल का मतलब है किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन चीजों को अलग अलग भेजने के लिए अलग अलग बसेस यूज की गई है। अब यहाँ पे सिस्टम बस में आपके तीन टाइप्स होते हैं जो आप यहाँ पढ़ते हो। देखो, सबसे पहले आपके पास होता है डेटा बस, ठीक है, दूसरा आपके पास होता है एड्रेस बस, या फिर एक काम करो, पहले डेटा नहीं पहले एड्रेस लिख लो, सीक्वेंस से ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो सिस्टम बस आपकी तीन तरह के टाइप्स में डिवाइड है। पहला आपका एड्रेस बस है, दूसरा आपका डेटा बस है, तीसरा आपका कंट्रोल बस है। ठीक है, लिख लिया। देखो, अब इन बस को समझने के लिए देखो, अब आप अपने लिए ऐसा समझ सकते हो कि मान लो, चलो मैं एक सिंपल सा आर्किटेक्चर आपके लिए बना देता हूं। मान लीजिए यहां पे आपका सीपीयू है, यहां पे आपका मैन मेमोरी है, यहां पे आपका आईओ डिवाइसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वन बाय वन एक एक चीजों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड्रेस बस का। ठीक है, तो एड्रेस बस में एड्रेस का मतलब हमारे लिए क्या होता है? एड्रेस का मतलब हमारे लिए होता है कि कहां पे कौन सा डेटा रखा हुआ है, या कहां पे कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करेगा? सीपीयू। याद रखना, एड्रेस हमेशा सीपीयू जनरेट करता है। और वो किसके लिए करता है? वो एड्रेस किसका होगा? तो एड्रेस या तो आपकी मेमोरी का होगा या एड्रेस आपका आईओ डिवाइस का होगा। अरे आईओ डिवाइस का भी तो कोई पोर्ट होता है, आपका एक पोर्ट होता है, वहीं तो आप आईओ डिवाइस अटैच करते हो। तो हर एक पोर्ट का भी तो अपना एक एड्रेस होता है। एड्रेस होगा नहीं तो एक्सेस कैसे कर पाओगे? तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या आया, अगर आप यहां से सबसे पहले ये बोल रहे हो कि सर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेटा बस की, तो देखो, तो ये आपके पास में डेटा बस है। मान लीजिए मैं कहता हूं ये डेटा, सॉरी, पहले आपका एड्रेस बस है। तो एड्रेस बस का मतलब क्या होता है? एड्रेस बस का मतलब है यहां खूब सारे पैरेलल वायर्स होंगे। अरे बस का मतलब कलेक्शन ऑफ पैरेलल वायर्स ना। तो यहां पे अब आपके पास में खूब सारी लाइंस होती हैं, ये खूब सारी लाइंस होंगी। इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ऐसे कर करके आपके पास में खूब सारी लाइनें होंगी।
ये खूब सारी आपकी लाइनें होंगी। तो इस इंडिविजुअल लाइंस को अपन कहते हैं एड्रेस लाइन। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है, इस इंडिविजुअल लाइन का मतलब ही होता है एड्रेस को कैरी करके लेके जाना। तो जब आप एड्रेस कैरी करके लेके जाओगे तो सीपीयू सबसे पहले एड्रेस को जनरेट करते हैं। तो आपके सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया होगा और वो एड्रेस सीधा का सीधा कहां जाएगा, एड्रेस लाइन के पास। एड्रेस लाइन के पास जाएगा कि भैया मुझे इस एड्रेस पे कुछ ना कुछ होगा, वो चाहिए। तो जैसे ही सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया, ये एड्रेस लाइन पे जाएगा। अब ये एड्रेस लाइन या तो आपकी मेमोरी से अटैच होंगी या एड्रेस लाइन आपके आईओ से अटैच होगी, क्योंकि सीपीयू जो भी एड्रेस जनरेट करता है वो एड्रेस या तो आपके मेमोरी का लोकेशन होता है या आपका आईओ का लोकेशन होता है, और कोई लोकेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये जितनी भी एड्रेस लाइन्स है, इसके कलेक्शन को अपन कहते हैं एड्रेस बस। ये तो खूब सारी लाइंस दिखी आपको। अब जैसे आपने बोला कि, अब समझना, आपने बोला कि आपका एड्रेस बस 8 बिट का है। अब समझना, अब आपका एड्रेस बस 8 बिट का है, इसका मतलब उसमें 8 एड्रेस लाइंस हैं, और 8 एड्रेस लाइन से इसका मतलब हर एक लाइन 101 को कैरी कर सकता है। हर एक लाइन 101 को कैरी कर सकता है। तो हर एक लाइन अगर 101 को कैरी कर सकता है, तो यहां से हमें पता चलेगा कि हम कितने मेमोरी के एड्रेस बना सकते हैं, और जितने मेमोरी के एड्रेस बना सकते हैं उतनी तो मेमोरी की साइज होगी। अरे आप बोलते हो आपके सिस्टम में 4 GB रैम है, या आप बोलते हो आपके सिस्टम में 8 GB रैम है, वो रैम का साइज कौन डिसाइड करता है? तो रैम का साइज सीपीयू डिसाइड करता है, क्योंकि सीपीयू जितने बिट का एड्रेस बस यूज करेगा उतने ही बिट से आपका एट द एंड मेमोरी का साइज निकल के आने वाला है, जिसके क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे, करवाऊंगा सारे न्यूमेरिकल। अभी बस इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं सबसे पहले यहां से बात कर रहा हूं आपकी एड्रेस बस की, देखो तो एड्रेस बस से सिंपल से हमें क्या समझ में आया कि एड्रेस बस इज कलेक्शन ऑफ एड्रेस लाइन। वन बाय वन पहले एक एक चीजें क्लियर कर लो। एड्रेस लाइन, ठीक है, तो एड्रेस बस क्या होता है पहले उसको समझते हैं हम लोग। तो एड्रेस बस खूब सारी लाइनों का कलेक्शन है। अब वो लाइनें लेके क्या जा रही है, एड्रेस। तो यहां पे जो भी लाइन जाएगी वो सिर्फ एड्रेस लेके ही जाएगी और कुछ नहीं ले। अभी लाइनें दिख रही हैं, तो इससे जो ट्रेवल हो रहा है ना, ये सिर्फ एड्रेस ट्रेवल हो रहा है। कौन भेज रहा है? सीपीयू। किसके पास? मेमोरी और आईओ के पास। क्या कभी मेमोरी या आईओ एड्रेस की डिमांड रख सकते हैं? नहीं। अरे एट द एंड कैलकुलेशन किसको करनी है? सीपीयू को ना, तो एड्रेस उसी को तो चाहिए। क्या बाकियों को किसी को एड्रेस चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता। इसीलिए आपका एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि एड्रेस हमेशा सीपीयू जनरेट करता है और कोई कर ही नहीं सकता। मैं लिखवा देता हूं पूरे, एक बार लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझ में आया कि एड्रेस बस क्या है? तो एड्रेस बस आपके एड्रेस लाइंस का कलेक्शन होता है। एड्रेस बस एड्रेस लाइंस का कलेक्शन होता है, पहली चीज। दूसरा, एड्रेस कौन जनरेट करता है? क्योंकि आगे जाके हमें बहुत डिटेल से स्टडी करना है, यही रजिस्टर सब पढ़ने वाले हैं, तो अभी से क्लियर कर लो कि सीपीयू को ही ये काम दिया गया है कि भाई तू ही हमेशा एड्रेस जनरेट करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। तो एड्रेस जनरेट करने का काम कौन करेगा? सीपीयू। और वो एड्रेस होगा किसका? वो या तो मेमोरी के किसी लोकेशन का होगा या आईओ के किसी पोर्ट का होगा, और कोई एड्रेस हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हो? सीपीयू जो जनरेट करता है एग्जैक्टली वो फिजिकली तो करता है। यहां से सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा, तो देखो एक लॉजिकल और फिजिकल का कॉन्सेप्ट तो ओएस के कॉन्सेप्ट में आता है ना। वो जब आप ओएस के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो ना, तो वहां ऑपरेटिंग सिस्टम खुद आ जाता है। तो वहां हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं कि लाइक फ्रेम्स क्या चीज होती है, तो वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गए। यहां हम बात कर रहे हैं, यहां हम एक ही एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, चीजें थोड़ी क्लियर रहती है। एड्रेस हमेशा सीपीयू जनरेट करता है, जो सिर्फ मेमोरी या आईओ के लिए होगा। नहीं नहीं, आईओ डिवाइस इज नॉट द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस क्यों चाहिए आपको? क्या
तो मेमोरी में लोड करने के लिए वो मैन मेमोरी का काम होगा, उसके लिए बहुत सारी बसेस है हमारे पास में, और भी तो बस पढ़ाई है। तो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा मैन मेमोरी के पास आएगा, वो सिस्टम बस का काम नहीं है। सिस्टम बस का काम क्या, वो समझो आप। सिस्टम बस का काम होता है, अगर आप डेटा को ट्रेवल करवा रहे हो, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स, ये कहां होंगे? तीन ही जगह होंगे, या तो सीपीयू होगा, या मैन मेमोरी होगी, या आईओ होगा। यहां सेकेंडरी स्टोरेज का बात ही नहीं होता। वर्चुअल एड्रेसिंग पार्ट आपके सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का नहीं है। तो वो ओएस में पढ़े तो कभी मजा है उसको पढ़ने में। फिलहाल आप आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो तो काम का आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो स्टार्ट कर जाऊंगा अभी वर्चुअल पे, है ना। अभी इसको समझो, क्योंकि अभी जिस पे हम समझ रहे हैं पहले इसको समझना जरूरी है, इधर उधर डाइवर्ट मत हो। तो क्या समझ आया? क्लियर? पहले एड्रेस बस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एड्रेस लाइंस। एड्रेस लाइंस मींस एड्रेस कौन जनरेट करेगा, किसके लिए करेगा? आइदर मेमोरी और आईओ। ठीक है, इतना क्लियर? चलो अब आगे देखो। ये हमेशा सीपीयू जनरेट करता है, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होता है, याद रखना। तो जो भी आपका एड्रेस बस होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि सीपीयू से एड्रेस जनरेट होके या तो मेमोरी के पास जाएगा, या सीपीयू से एड्रेस जनरेट होके आईओ के पास जाएगा, है ना। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। तो या तो सीपीयू बोलेगा कि भैया मेमोरी का डेटा कहां रखा हुआ है, या आपका सीपीयू ये बोलेगा कि आईओ का कोई पोर्ट कहां रखा हुआ है। बस कभी मेमोरी वापस से सीपीयू के पास एड्रेस के लिए कभी नहीं आएगी। कि सीपीयू को अगर कोई एड्रेस चाहिए होगा तो वो अपने रजिस्टर का लेगा ना, तो उसके लिए तो आ गई ना इंटरनल बस। आप सिस्टम बस की बात कर रहे हो। अरे ये मत समझो कि सिस्टम बस सफिशिएंट है। सिस्टम बस हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें मैन मेमोरी पढ़नी है। हमें मैन मेमोरी पढ़नी है, इसीलिए हमें सिस्टम बस पे फोकस करना है। बस अब वो रिक्वेस्ट में क्या, अब अपन सब पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना क्लियर। चलूं आगे? ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं कि इफ वी हैव n bit address bus, then it means what? अब आप समझो, इधर देखो। अब मैंने आपको बोला कि ये आपकी एड्रेस लाइन्स है। फॉर एग्जांपल अभी ये 4 एड्रेस लाइन है, तो 4 एड्रेस लाइन है, तो 4 बिट डेटा जा सकता है। तो 4 बिट डेटा अगर जाएगा तो 4 बिट डेटा के अगर अपन डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या टोटल अपन 16 एड्रेस नहीं जनरेट कर सकते? तो 16 एड्रेस जनरेट करने का मतलब 16 लोकेशंस बन जाएंगी, और 16 लोकेशंस बन जाएगी इसका मतलब आप 16 लोकेशंस पे भी डेटा स्टोर कर दोगे। अगर कोई, अरे आपको अगर घर बनाना तो पहले जमीन चाहिए ना। चांद पे जमीन खरीदने से क्या हो जाएगा? आपको घर बनाना होगा तो पहले लैंड चाहिए। तो हम आपको पहले स्पेस दे रहे हैं कि भैया स्पेस ले लो, वहां जाके बना लो जो बनाना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इफ वी हैव n bit एड्रेस बस, देन वी कैन जनरेट 2 raised to power n unique address for memory. बाद में हमें सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, कितना एड्रेस लाइन होगा, सब अभी से कनेक्ट करता हुआ चल रहा हूं मैं सारी चीजों को। तो अगर हमारे पास में, सुनना, अगर हमारे पास में n बिट एड्रेस बस है तो उसकी वजह से हम 2 का पावर n क्या बना सकते हैं? अलग अलग मेमोरी एड्रेस बना सकते हैं। मतलब अब क्या समझ में आया? इधर देखो, ये चीजें मुझे पढ़ानी तो बाद में, कनेक्ट अभी कर देता हूं। अब मैंने बोला ये मेरा मैन मेमोरी है, ठीक है। अंदर की चीजें सब मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अब इस मैन मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो किसी ना किसी लोकेशंस पे ही होगा ना। सर आपको सिर्फ पढ़ाते वक्त भी तो एड्रेस बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपके खूब सारे एड्रेसेस हैं। अब मैंने बोल दिया कि मेरी एड्रेस बस जो है, एक बार समझना, मेरी एड्रेस बस जो है वो मान लीजिए आपके पास में 8 बिट की है। तो अगर एड्रेस बस 8 बिट की है तो इसका मतलब आप कितनी डिफरेंट एड्रेसेस बना सकते हो? 2 का पावर 8 और 2 का पावर 8 यानी 256। तो 256 डिफरेंट एड्रेसेस आप बना सकते हो, ठीक है। इसको और बढ़ा दो, जैसे यही मैं आपको बोलता हूं कि एड्रेस बस चलो बढ़ा लेते हैं। अब एड्रेस बस आपका 32 बिट का आ गया, ठीक है। तो 32 बिट का अगर एड्रेस आ गया तो कितना लोकेशंस बना पाओगे? 2 का पावर 32 और 2 का पावर 2 इंटू
2 का पावर 30 विच बिकम्स 4 GB। बन गया आपका 4 GB का रैम। तो जब आपके पास में अगर 4 GB का आपका मेमोरी स्पेस बना होगा तो इट मींस 100% आपका एड्रेस लाइन 32 बिट का रहा होगा। अरे फिलहाल आप कौन सा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो? 32 बिट और 64 बिट ना, तो समझ में आया वो क्या है? वो यही है। आप जिस 32 बिट और 64 बिट की बात कर रहे हो, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये यहीं से चीजें कनेक्ट होने वाली है आपकी, ठीक है। अगर अरे 3 बार तो हिंदी में बोल दिया, फिर भी लिख ले तो तुम लिखते क्यों? लिखो लिखो। अगर हमारे पास, कहा गया तुम्हारा हिंदी, अगर हमारे पास n बिट का एड्रेस लाइन है या एड्रेस बस है, अगर हमारे पास n बिट का एड्रेस बस है तो 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n मेमोरी लोकेशंस बनाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, हाँ इनका कॉम्बिनेशन अभी तो सारा पढ़ाऊंगा आपको। एग्जैक्टली आपको पता है मेमोरी में जो एड्रेस होते हैं वो कभी मेमोरी में स्टोर नहीं होते। वो एड्रेस कैसे जनरेट होते हैं सीपीयू से, और कैसे वो एग्जैक्ट एड्रेस तक पहुंचेगा। देखो फिर समझना, अगर मैंने बोला 4 बिट का है तो 16 एड्रेस है, तो सीपीयू ने जो भी एड्रेस 16 बिट का किया होगा उसमें से कोई भी यूनिक एड्रेस कैसे निकलेगा, तो उसके लिए इंटरनल डिकोडर यूज होता है, मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। ये एग्जाम्पल लिख लो। अगर हमारे पास में n बिट का एड्रेस बस है तो 2 रेज टू पावर n अलग अलग एड्रेस बनेंगे, जो भी है लिख लो। यूनिक एड्रेस मतलब अलग अलग एड्रेस। तो इसका मतलब एड्रेस बस क्या डिसाइड करती है? आपकी मेमोरी का साइज। हाँ, आपकी मेमोरी का साइज अगर आपको निकालना है ना, तो मेमोरी का साइज आप निकालना चाह रहे हो एग्जैक्टली, उसमें और भी है इंडिविजुअल डेटा क्या है वो बाद की बात है, बट एग्जैक्टली जब तक आप लोकेशंस डिसाइड नहीं करोगे, अरे आपने एग्जैक्ट साइज के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कितनी लोकेशंस है। तो अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो लास्ट लोकेशन कितनी होगी? 2 की पावर n माइनस 1। तो इतनी लोकेशंस बन चुकी है, बस अब मुझे कोई एक इंसान आए और बस इतना बता दे यहाँ डेटा कितना है, तो वहां डेटा कितना वो डेटा बस बताएगा, वो काम यहां का नहीं है। यहां तुम्हारा एड्रेस बस चल रहा है ना अभी। क्या? हाँ, ये बाद में जब मैं मेमोरी पढ़ाऊंगा तो मेमोरी का साइज कैसे निकाला जाता है, छोटी छोटी मेमोरी चिप्स से बड़ी मेमोरी चिप्स कैसे बनाई जाती है, वो सब पढ़ेंगे। बट वो सब यहां से कनेक्ट है, अगर ये समझ नहीं आया तो आगे दिक्कत आएगा आपको। और 4 GB वाला क्या 32 बिट का एड्रेस है, तो टोटल लोकेशन कितना बनेगा? 2 का पावर 32। अब 2 का पावर 10 होता है 1 KB, 2 का पावर 20 होता है 1 MB, 2 का पावर 30 होता है 1 GB। वो तुम पढ़ के नहीं आए हो क्या? हाँ, तो फिर लिख दे 2 का पावर 30 कितना होगा? 1 GB। 2 का पावर 30 1 GB हो गया, 2 का पावर 2 4 हो गया। हद होती है तुम्हारे सामने, तो कौन सी मैथ्स पढ़ के आते हो? अरे 2 का पावर ये जो 32 है ये मैंने लिख दिया ना, 2 का पावर 2 अलग कर दिया, 2 का पावर 30 अलग कर दिया। तो मेरे को लगता है तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं पागल हो जाऊंगा। देखो, अरे आराम आराम के चक्कर में ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर शताब्दियों में खत्म होगा तुम्हारा, या तो फिर एट द एंड जाके मुझे चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके छोटा करना पड़ेगा, है ना। इसलिए तुम स्पीड बढ़ा दोगे तो मैं मेरा पढ़ाने का लेवल नहीं बिगाड़ूंगा, डिटेल से ही पढ़ेंगे, बट स्पीड कम रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर समझो, ये पूरा कॉम्बिनेशन बना, इस पूरे कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया? एड्रेस बस। एड्रेस बस मतलब एड्रेस लाइंस का कलेक्शन, एड्रेस लाइंस मतलब जो एड्रेस को जनरेट करेगी, यानी एड्रेस को लेके जाएगी, बट देगा कौन? सीपीयू। देखो, अरे यार मैं आपको हिंदी बोल रहा हूं ना, हिंदी में नोट्स कहां से अवेलेबल का? मैं तो बना नहीं सकता, और दूसरे के बना हुए नोट्स मुझे समझ नहीं आते। अरे मैं तो कभी नोट्स से पढ़ने वाला इंसान ही नहीं हूं। मेरे को अगर आप कहोगे तो मैं तो आपको बुक रेफर करूंगा, और सारी इंग्लिश में, हिंदी में तो एक किताब नहीं आती। ठीक है, आपको हिंदी में लिखवा रहा हूं, आप टेंशन ना लो, आप लिखे जाओ, दिक्कत नहीं आएगा। तो यहां तक को दिक्कत है पहले एड्रेस लाइन में। चलूं आगे? इसी के नीचे मैं वापस आता हूं।
अगला लिखिए डेटा बस। इतना क्लियर? अब हमारे पास हमारी दूसरी बस आएगी, और इसमें फिर खूब सारी लाइन्स आएंगी। देखो, ठीक है, अब ये हमारे पास में खूब सारी लाइन्स हमारी दिख रही हैं। तो ये जितनी भी लाइन्स है, तो हर एक लाइन को अपन क्या बोल रहे हैं? डेटा लाइन। हर एक लाइन को हम बोल रहे हैं डेटा लाइन, और इन डेटा लाइंस के कलेक्शंस को अपन कहते हैं डेटा बस। ठीक है, डेटा लाइंस के कलेक्शन को हम बोलेंगे डेटा बस। ठीक है, अब डेटा कहां से कहां ट्रेवल करते हैं? तो डेटा तो आपका सीपीयू से मैन मेमोरी में भी जा सकता है, मैन मेमोरी से सीपीयू पे भी जा सकता है, आईओ पे भी आ सकता है। तो डेटा तो कहीं से कहीं पे भी जा सकता है। एड्रेस को जनरेट करने का काम भले ही सीपीयू करता हो तो वो यूनिडायरेक्शनल है, पर डेटा की डिमांड तो किसी को भी हो सकती है। तो डेटा अगर लाइन होगा तो डेटा लाइन का सिंपल सा मतलब क्या समझ आया कि आपका डेटा सीपीयू भी डेटा लाइन पे आ सकता है, सीपीयू डेटा लाइन पे आ भी सकता है, और डेटा लाइन से डेटा सीपीयू को मिल भी सकता है। बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप अगर मैन मेमोरी की बात करते हो तो मैन मेमोरी को भी डेटा आ सकता है और जा सकता है। और ऐसे आईओ की अगर नीड रही डेटा की तो इसका भी एक अपना रोल होता है, तो यहां से भी डेटा आपका आ जा सकता है। ठीक है, तो डेटा लाइंस मतलब ओनली डेटा, और डेटा जब आप लेके जा रहे हो तो डेटा हमेशा डेटा लाइन से ही जाएगा, और डेटा कहीं पे भी जा सकता है। डेटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सीपीयू से मैन मेमोरी से सीपीयू, मैन मेमोरी से आईओ, कहीं पे भी आपका डेटा ट्रेवल कर सकता है। पुराने वाले डायग्राम में जगह नहीं छोड़ा क्या? चलो कौन, नहीं एक बना दो चेक, को दिक्कत नहीं। वो तो आपको समझाने के लिए, वो मैं अलग से बनाने नहीं चाह रहा था तो मैंने नीचे बना दिया। बाकी तो मैं लास्ट में इन तीनों को मिला के सिस्टम बस बोलने वाला हूं, इसलिए मैंने तीनों बनाने हैं। ठीक है, सिस्टम बस तो तीनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है ना, इसलिए मैं तीसरा और बना के फिर इन सबको मिला के बाहर बॉक्स बनाऊंगा, फिर आपका सिस्टम बस बनेगा। ठीक है, बना लिया है तो यहां से अब सबसे पहले डेटा बस की बात करें तो डेटा बस क्या है समझ में आ गया? हाँ, तो डेटा बस इज कलेक्शन ऑफ डेटा लाइंस, है ना, विच कैरीज ओनली डेटा। तो लिखो डेटा बस, डेटा लाइंस का कलेक्शन होता है डेटा बस डेटा लाइंस का कलेक्शन होता है जो डेटा को लेके जाने का काम करता है।
तो इसमें लिखो, लिख लिया पहला कि डेटा बस डेटा लाइंस का कलेक्शन होता है जो डेटा को लेके जाने का काम करता है। दूसरा लिखो, देखो डेटा को किसी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे भेजा जा सकता है, इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे भेजा जा सकता है, इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो डेटा सीपीयू से मैन मेमोरी पे भी आ सकता है और मैन मेमोरी से सीपीयू पे भी जा सकता है। आएगा ना, रीड राइट ऑपरेशन नहीं करने। तो जब डेटा पे आप रीड करते हो तो रीड का मतलब क्या होता है, डेटा मैन मेमोरी से सीपीयू पे जा रहे हैं। और जब आप राइट कर रहे हो तो क्या होता है, तो सीपीयू से मैन मेमोरी पे जा रहे हैं। इसीलिए आप यहाँ टू और फ्रॉम की बात करते हो, किसी भी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। ठीक है, लाइक मैन मेमोरी पे अगर आए हो तो मैन मेमोरी से जा भी सकते हो, इसलिए टू एंड फ्रॉम लिखा है मैंने। ठीक है, अब यहां से हमें क्या पता चलेगा, तो डेटा बस से हमें हमारे सिस्टम का स्पीड पता चलता है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि आपका सिस्टम का डेटा बस 32 बिट है, तो इसका मतलब क्या समझ में है, इसका मतलब हम 32 बिट की कैलकुलेशन एक साथ कर सकते हैं। मतलब 32 बिट डेटा को एक साथ भेज पाएंगे, 32 बिट डेटा को एक साथ भेज पाएंगे, इतना बड़ा डेटा आपका हो सकता है। तो डेटा बस से हमें क्या पता चलता है, आपका एफिशिएंसी, स्पीड। देखो, डेटा बस से हमें हमारे सिस्टम का स्पीड पता चलता है, और एड्रेस बस से हमें हमारे सिस्टम के मेमोरी की साइज पता चलती है। तो मेमोरी का कैपेसिटी क्या है, वहां एड्रेस लाइन है, और यहाँ इस परफॉर्मेंस आ जाएगा। तो डेटा बस क्या डिसाइड करता है, तो डेटा बस डिसाइड स्पीड ऑफ सिस्टम। तो आपके कंप्यूटर का स्पीड कितना है वो डेटा बस डिसाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये बोला कि आपका डेटा बस जो है उसका साइज 16 बिट है, ठीक है, तो अगर आपका डेटा बस का साइज 16 बिट है, इसका मतलब क्या समझ में है कि 16 बिट डेटा को हम एक साथ कैरी कर सकते हैं। मतलब 16 डेटा लाइन्स है हमारे पास, यही तो इसका मतलब। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब वी कैन प्रोसीड 16 बिट डेटा एट ए टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब हम 16 बिट डेटा को एक साथ ट्रेवल करवा सकते हैं। लिख लिया, वैसे क्लास 2 मिनट और लूंगा, कंट्रोल बस और ये सिस्टम बस तो ओवर कर दूं। टाइम नहीं हुआ ना अभी, 5-6 मिनट और है। चलो आगे। वैसे छोटा सा है, सिस्टम बस और लिख लो। सिस्टम बस नहीं, कंट्रोल बस। तो ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये आपकी कंट्रोल लाइंस है, वो आप लिख लीजिएगा। और इसके कलेक्शन को अपन कहते हैं कंट्रोल बस। ठीक है, और कंट्रोल सिग्नल भी आपके बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल आप सीपीयू से भेज भी सकते हो और सीपीयू से रिसीव करवा भी सकते हो। ठीक है, और वैसे ही ये भी मैन मेमोरी से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं।
जिसको भी कंट्रोल करना है, एक बात मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए। हाँ नीड है तो आईयू से भी आ सकते हो। ठीक है, डायग्राम तो आप बना लो, 2 लाइन में मैं लिख देता हूँ। अभी डायग्राम आप बना रहे हो तो देखो, देखो एड्रेस बस तो खुद ही पूरी की पूरी यूनिडायरेक्शनल होती है। तो एड्रेस बस में तो जब भी आप जाओगे इधर ही जाते हुए दिखोगे, ठीक है। अगर आप डेटा लाइंस की बात करते हो तो डेटा लाइन से इधर से अगर डेटा जा रहा है तो इधर से डेटा आ भी सकता है। तो इंडिविजुअल डेटा लाइन बाई डायरेक्शनल होती है। बट जब कंट्रोल लाइंस की बात करते हो तो कंट्रोल लाइंस इंडिविजुअल यूनिडायरेक्शनल ही होती है। मतलब अगर यहां से कोई कंट्रोल गया है तो यहां से कंट्रोल आ नहीं सकता, कभी नहीं आएगा। तो यहां से हो सकता है आप वापस लेके आ रहे हो। तो कंट्रोल लाइंस इंडिविजुअल यूनिडायरेक्शनल होती है। एक लाइन अगर किसी कंट्रोल सिग्नल को लेके जा रही है तो वहां से वापस नहीं आ सकती वो। लेकिन अगर आप इस पूरी कंट्रोल बस की बात करोगे तो यूनिडायरेक्शन बाई डायरेक्शनल हुआ ना, कि कुछ लाइन लेके आ रही है कुछ लाइन लेके जा रही है, तो फिर आपका बाई डायरेक्शनल हो जाता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यही लिखवाया है कि इंडिविजुअल कंट्रोल लाइन यूनिडायरेक्शनल होती है बट कंट्रोल बस आपका बाई डायरेक्शनल होगा, ये ध्यान रखना है ना। कभी कभार ये थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन होता है, आपसे पूछ लिया, आपको तो रटा पड़ा कंट्रोल बस, उसे कंट्रोल लाइंस पूछ ली। तो कंट्रोल लाइन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। एक लाइन या तो डेटा को लेके ही आएगा या लेके जाएगा ही, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ तो लिख लो, पहले तो कंट्रोल बस कंट्रोल लाइंस का कलेक्शन होता है। दूसरा लिखो, लिखो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत, अब क्या लिखो यार, लिखो इंडिविजुअल कंट्रोल लाइंस, इंडिविजुअल कंट्रोल लाइंस यूनिडायरेक्शनल होती हैं। इंडिविजुअल कंट्रोल लाइंस यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यूनिडायरेक्शनल होती हैं, लेकिन कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, और एक लाइन और लिख लो, देखो कंट्रोल बस दो चीजें लेके जाती है। कंट्रोल बस दो चीजें लेके जाती है। कंट्रोल बस या तो कंट्रोल सिग्नल लेके जाएगा या टाइमिंग सिग्नल लेके जाएगा, है ना। तो लिख लो इसमें, देखो कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल को कैरी करते हैं। तो कंट्रोल सिग्नल का मतलब वही है, आप किस तरह के कंट्रोल्स को, टाइमिंग सिग्नल का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन। कौन सा बस है, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल को कैरी करते हैं, कैरी करता है, लेके जाता है, ठीक है। तो आप किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो वो कंट्रोल लाइंस बताएगा। अरे कंट्रोल लाइन को कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल यूनिट। ये सारी की सारी चीजों के लिए फिर हर एक चीज बनाएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ये एक ओवरव्यू हो गया आपके बस का। अब नेक्स्ट क्लास से मेमोरी और वो सिस्टम स्टार्ट कर देंगे।